हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेशन 2025 टू 26 के PT1 एग्जाम का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज व्हाट इवेंट इन 1789 मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसकी शुरुआत किस इवेंट को, किस घटना को माना जाता है? तो 1789 में रेवोल्यूशनरीज ने बैस्टिल प्रिजन को, जेल को कैप्चर किया, उस पर अटैक किया, उसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत माना जाता है। तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन ए, स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द सबसिस्टेंस क्राइसिस विच अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस। फ्रांस में कौन से सबसिस्टेंस क्राइसिस अक्सर होते रहते थे? एक्सट्रीम सिचुएशन होती थी जिससे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी एंडेंजर्ड होते थे। लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नीड्स हैं, वो भी उनकी पूरी नहीं हो पाती थी। फूड ग्रेन्स पर सब्सिडी मिलती थी, ये तो अच्छी बात है, क्राइसिस नहीं है। लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन होगा तो वो भी अच्छी बात है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। फूड की शॉर्टेज हो जाती थी, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, लोगों को खाना भी नहीं मिलता था। एक्सट्रीम सिचुएशन होती थी जहाँ पर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी लोगों को नहीं मिल पाते थे। नेक्स्ट, द टर्म ओल्ड रेजीम इज यूज टू डिस्क्राइब। ओल्ड रेजीम, इस टर्म को यूज किया जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि 1789 से पहले वहाँ पर सोसाइटी में जो एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम था, जैसे सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक क्लर्गी थी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल का एक अलग से ग्रुप था। तो इन 3 एस्टेट्स में जो डिवाइड किया गया था सोसाइटी को, उसे ओल्ड रेजीम कहते थे। तो ये सोसाइटी थी फ्रांस की बिफोर 1789, रेवोल्यूशन से पहले। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच इंडियन स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 इंडियन स्टेट से पास होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अभी ऑप्शंस देखते हैं। राजस्थान, गुजरात, मिजोरम करेक्ट है। राजस्थान महाराष्ट्र से नहीं पास होती, आसाम से भी नहीं होती। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से नहीं होती, अगेन उत्तर प्रदेश से भी नहीं होती। तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान, गुजरात एंड मिजोरम। नाउ, विच कंट्री अमंग द इंडियाज नेबर्स इज द स्मॉलेस्ट। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें सबसे छोटी कंट्री है एरिया वाइज भूटान। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन विलेज। विलेज में जो लोग स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? फार्मर्स इंगेज इन इट टू सप्लीमेंट देयर इनकम। फार्मर्स की इनकम क्योंकि फार्मिंग से कम होती है तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, मतलब एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, उसके लिए वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं विलेजेस में, करेक्ट है। फार्मर्स उनके फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेते हैं, ये भी सही है। प्रोडक्शन इसमें मोस्टली घर पर होता है, ये भी करेक्ट है। फार्मर्स आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं फॉर अपने खुद के यूज़ के लिए, ये रॉन्ग है। वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर सेलिंग इन द मार्केट, मार्केट में, ताकि वो बिके, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम उनका हो जाए। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, बीघा एंड ग्विंथा आर। बीघा उत्तर प्रदेश में लैंड को मेजर करने की एक यूनिट है और ग्विंथा है महाराष्ट्र में। सो ये मेजरिंग यूनिट्स हैं ऑफ लैंड एरियाज इन विलेजेस। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये MCQ थे। नाउ सेक्शन बी, नेम 3, अभी इसमें आंसर्स आपको लिखने हैं। नेम 3 फेमस राइटर्स एंड फिलोसोफर्स हु इन्फ्लुएंस्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 3 कौन से मेन फिलोसोफर्स या राइटर्स थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत इन्फ्लुएंस किया, एंड व्हाट वर देयर आइडियाज़, उनके क्या आइडियाज़ थे? सो जीन जैक रूसो, देन मॉन्टेस्क्यू एंड वॉल्टेयर। सो मॉन्टेस्क्यू उनके आइडियाज़ भी आपको बताने हैं। इनका आइडिया था सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 ब्रांचेज होने चाहिए। लेजिस्लेटिव जो कि लॉज को बनाएंगे, लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव जो कि उनको एग्जीक्यूट करेंगे, और जुडिशरी जो कि जो लॉज बने हैं इंश्योर करेंगे कि सभी लोग उनको अच्छे से फॉलो करें, जिससे कि पावर के मिसयूज़ को अवॉइड किया जा सके।
देन दूसरे थे वॉल्टेयर, जिन्होंने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन की। वॉल्टेयर, इनका आइडिया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन। रिलीजन टॉलरेंस हो, कोई भी किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस ना दी जाए। ये चर्चेस को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, मोनार्की को भी, तो ये आइडिया ही आपको लिखना है। देन तीसरे थे जीन जैक्स रूसो। स्पेलिंग इनकी थोड़ी सी आप देख लेंगे, जीन जैक QUES जैक्स एंड रूसो ROUSSEAU। इनके आइडिया का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किनका आइडिया था? जीन जैक्स रूसो का। इसमें इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो लोगों की विल के ऊपर हो, जिसको लोग चाहे वही गवर्नमेंट फॉर्म करे। मतलब बेसिकली डेमोक्रेसी के ये फेवर में थे कि लोगों के पास राइट हो उनके रूलर्स को चूज करने का। ओके, तो ये 3 मेन फिलोसोफर्स थे या राइटर्स थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को। मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने पावर सेपरेट होनी चाहिए उसकी बात की। वॉल्टेयर ने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन की, और जीन जैक्स रूसो ने बात की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है? मेंशन करिए डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर द स्टैंडर्ड मेरिडियन। हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसका वो डिग्री में कितनी है, एंड उसका डिग्री मेजर आपको बताना है। स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने क्यों चूज़ की, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले तो जो इंडिया है वो ग्रीनविच के कम्प्लीटली ईस्ट साइड में है, ईस्टर्न पार्ट में है, और उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर। मैप देख लेते हैं एक बार इसमें, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये देखिए, ये हमारे सभी लॉन्गिट्यूड्स हैं। इसमें ये 60 डिग्री ईस्ट, ये ग्रीनविच मेरिडियन है। राइट हैंड साइड में मैप के ऊपर हमेशा ईस्ट डायरेक्शन होती है। 60 डिग्री ईस्ट से थोड़ा सा आगे यहाँ तक इंडिया है अप्रॉक्स। अगर और डिटेल में हम देखें, ये देखिए, ये 60 डिग्री की लाइन है, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये 70 डिग्री है, उसके बाद ये 80 है, देन ये 90 है, इस तरह से। तो 70 से थोड़ा सा आगे तक, यहाँ तक है इंडिया, मतलब उससे पहले तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इस तरफ वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर यहाँ तक। इसमें आप देखेंगे 90 से आगे तक है, 100 से थोड़ा सा पहले यहाँ तक एक्सटेंडेड है अप्रॉक्स। तो इधर है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ओके, आंसर आप लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। देन जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, सॉरी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो बिल्कुल इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच से ली गई है। 62 और 97 के बीच में कौन सी लाइन होगी? दोनों को ऐड करके हाफ करते हैं, 68 प्लस 97/2। 8 प्लस 7 8 8 16 होते हैं, -1 करेंगे 15, 1 कैरी हुआ, 10 एंड 6 16। 165 का हाफ कितना होगा? 2 8s are 16, देन 2 2s are 5, 0.5 82.5, यानी कि 82.5 भी लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, या फिर क्योंकि हम मिनट्स में लिखते हैं हम लिखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। यहाँ से हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन ली गई है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर, मिनट्स का ये साइन है, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो उसका डिग्री मेजर है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, वो बिल्कुल सेंटर से बीच से ली गई है। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इतना ज़्यादा है, 68 से लेकर 97, 68 से 78, 88, 98, एक तरह से 30 डिग्री का आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन मान लीजिए। अभी 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट्स ऐड करता है, मतलब कि क्योंकि 30 डिग्री का एक्सटेंशन है, 30 इंटू 4, 3 4s are 20, 120 मिनट्स, या फिर आप कह सकते हैं 2 आवर्स। इंडिया में जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है गुजरात,
वहाँ के टाइम में और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में, जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, दोनों के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश में जब सनराइज होता है उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सनराइज होगा, लेकिन क्योंकि हमें टाइम में यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, हमें चाहिए था जो टाइम उस समय अरुणाचल प्रदेश में हो वही गुजरात में या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, तो टाइम में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन को फिक्स किया है, मतलब कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया बेसिकली। 82.5 डिग्री ईस्ट पर जो टाइम होता है एग्जैक्टली वही टाइम पूरे इंडिया में माना जाता है। ओके, तो आंसर आप लिखेंगे। स्टैंडर्ड मेरिडियन फिक्स करना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिससे कि टू हैव अ यूनिफॉर्म टाइम अक्रॉस द कंट्री, ताकि पूरे देश में एक सेम टाइम रहे, यूनिफॉर्म टाइम रहे। और हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, वो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से पास होती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या हैं? जहाँ पर हम एडवांस्ड टूल्स को यूज़ करते हैं, मशीन्स को, ट्रैक्टर्स को यूज़ करते हैं, HYV सीड्स को यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये फार्मिंग का मॉडर्न मेथड है। एक्सप्लेन इट्स ड्रॉबैक्स। अब कुछ कमियां बतानी है, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी आपको बताने हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वो हैं जो कि यूज़ करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एडवांस्ड टूल्स, मशीन्स, HYV सीड्स, chemical fertilizers, then pesticides, harvester, tractor, irrigation system advanced होता है, irrigation system like tube wells, etc. ओके, जब इनको यूज़ करके फार्मिंग की जाती है उसे हम मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, कमियां क्या है इसमें? बहुत ज़्यादा जब हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो उससे सॉइल डिग्रेडेशन होता है। नंबर 1 पहला ड्रॉबैक आप लिखेंगे, सॉइल डिग्रेडेशन। पॉइंट में हम लिखते हैं हमेशा सोशल साइंस के एग्जाम में, और फिर पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। पॉइंट है सॉइल डिग्रेडेशन, आप लिखेंगे एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। देन वाटर की भी शॉर्टेज होती है, बहुत सारा पानी हम ट्यूबवेल से फेच कर रहे हैं तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी नीचे चला जाता है। देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स ये वाटर को पोल्यूट करते हैं, वो पानी बहकर जब रिवर्स में पास के किसी पॉन्ड में जाता है तो उसको भी पोल्यूट करता है। सो एक आप लिख सकते हैं। एंड कितने लिखने हैं इसमें ड्रॉबैक्स? ये वैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक में हमने डेफिनेशन लिख दी, 2 ड्रॉबैक्स भी काफ़ी है। एनवायरमेंटल pollution, pesticides and chemicals pollute soil and water bodies। एक और लिखना है, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए कॉस्टली हो जाता है, कॉस्टली फॉर स्मॉल फार्मर्स। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। जो मशीन्स हैं उनको बाय करना, बाइंग मशीन्स, देन फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स इज एक्सपेंसिव एंड नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑल द फार्मर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स बताने थे, क्या है? तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वो होते हैं जिसमें एडवांस टूल्स को, मशीन्स को, HYV सीड्स को, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्यूबवेल्स को यूज़ किया जाता है। ड्रॉबैक्स इनके ये है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो सॉइल की अपनी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूट होता है जो आप इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें जो सॉइल है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है। और एक ये स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत कॉस्टली रहता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें परचेज़ करने के लिए इंडिया में सभी फार्मर्स इतने वेल ऑफ नहीं है कि इनको अफोर्ड कर सके। नाउ सेक्शन सी, इसमें 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, सो द इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्टेड इन द फ्रेंच सोसाइटी इन द ओल्ड रेजिम में, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो इनइक्वालिटी थी फ्रेंच सोसाइटी में कि 3 एस्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था सोसाइटी को, बिकेम द कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कारण बनी।
जस्टिफाई करिए स्टेटमेंट को बाय गिविंग 3 सूटेबल एग्जाम्पल्स। इसको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए आपको कोई 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो पहले तो हम वही लिख देंगे कि सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी ओल्ड रेजिम में। नंबर 1, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 एस्टेट्स। और वो एस्टेट्स कौन कौन से थे? नंबर 1 फर्स्ट एस्टेट क्लर्गी, सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट कॉमन पीपल। इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट्स थे कॉमन पीपल, उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस थी, स्पेशल प्रिविलेजेस, और थर्ड एस्टेट के पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं थी। ओके, एक तो ये रीज़न था। तो जब इनइक्वालिटी होती है, कहीं पर अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है लोगों के साथ, उसकी वजह से एंगर आता है, अनरेस्ट क्रिएट होता है, और फाइनली वही लोग जो है, जैसे कॉमन पीपल ने यहाँ पर रिवोल्ट किया, उन्हीं की वजह से रिवोल्यूशन होता है। तो इसीलिए क्योंकि अनइक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था, तो ये एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बना। सेकेंड ये था कि पूरा जो टैक्स बर्डन था वो थर्ड एस्टेट के ऊपर था। टैक्स बर्डन ऑन द थर्ड एस्टेट। फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट्स को टैक्स ही नहीं देना पड़ता था, जिससे सारा टैक्स का बर्डन थर्ड एस्टेट के ऊपर आ गया था। इसकी एक्सप्लेनेशन में 2 टाइप्स के जो टैक्सेस थे वो आप बता सकते हैं, टाइल और टाइथ। टाइल जो लैंड के ऊपर टैक्स लगता था, और फिर टाइथ जो चर्च टैक्स लेता था। ओके, तो जो रिच लोग हैं, जिनके पास एक्चुअली में पैसा है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। जो कॉमन पीपल है, हार्डली अपना लाइवलीहुड अर्न कर पा रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से लोगों में एक रिजेंटमेंट था, जो कि बाद में रिवोल्ट में कन्वर्ट हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। एक और जो मेन रीज़न था ओल्ड रेजिम में, कि थर्ड एस्टेट के लोगों के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी। नंबर 3, एक और एग्जाम्पल आप लिखेंगे, नो पॉलिटिकल पावर फॉर कॉमन पीपल, फॉर पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट। कॉमन पीपल डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। लॉज बनाने की सारी जो पावर थी वो सिर्फ किंग के पास थी, जो कि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट्स के लोगों के फेवर में ही सारे लॉज बनाते थे। ओके, फिर जो मोनार्की थे, किंग लुई द 16th, उनकी बहुत लाविश लाइफस्टाइल था, जिसका पूरा बर्डन बेयर करना पड़ रहा था थर्ड एस्टेट के लोगों को। तो ये सभी रीजंस, कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में, वो रीज़न बनी फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ओके, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई? इंडिया जो एक तरह से लोकेटेड है इंडियन ओशन के जस्ट ऊपर, देखिए नीचे ये इंडियन ओशन है पूरा, ऊपर इंडिया सिचुएटेड है। तो ये जो उसकी लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रीजंस आपको बताने हैं। तो एक तो इंडियन ओशन हमारे लिए ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाटर के थ्रू ट्रेड होता है, भले ही वो अफ्रीका के साथ होता हो, ईस्ट एशिया के साथ, सॉरी यूरोप के साथ, या फिर इधर से ईस्ट एशिया के साथ, ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। इंडिया एक तरह से एक सेंट्रल हब है सी ट्रेड रूट्स का, तो ट्रेडिंग में हमारे लिए हेल्पफुल है। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये इन सी रूट्स के थ्रू बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हम अच्छे रिलेशनशिप फॉर्म कर पाते हैं। कुछ मिलिट्री एडवांटेजेस भी इसके हैं। जो हमारी नेवी है वो इन सी रूट्स के थ्रू अच्छे से कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाती है, आसानी से मॉनिटर कर पाती हैं, और कुछ कल्चरल बेनिफिट्स भी हैं। अब पहले समय में आपने देखा होगा इन्हीं सी रूट्स के थ्रू इंडियन कल्चर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में फैला। उसके बाद फिशिंग और बहुत सारे रिसोर्सेज तो हमें इंडियन ओशन से मिलते ही है। तो आंसर आप लिखेंगे, इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया की जो लोकेशन है वो हमारे लिए ग्रेट सिग्निफिकेंस है, उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर 1 ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन ट्रेड, ट्रेड करने में हेल्प्स इन ट्रेड विद ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। नीचे भी यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया थ्रू सी रूट्स। ऑस्ट्रेलिया सी रूट्स के थ्रू हम इन सभी कंट्रीज़ के साथ व्यापार कर पाते हैं,
क्योंकि नीचे इंडियन ओशन है। दूसरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लिख देंगे, हेल्प्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया की जो ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इंटरनेशनल सेंट्रल पोजीशन है, ये अलाउ करती है हमें टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद मैनी कंट्रीज थ्रू सी रूट्स। देन कुछ मिलिट्री एडवांटेजेस हैं। मिलिट्री एडवांटेजेस, इंडिया इजीली मॉनिटर कर सकता है, एडवांटेजेस, प्रोटेक्ट कर सकता है इंपॉर्टेंट सी रूट्स को थ्रू इंडियन ओशन। एक कल्चरल एक्सचेंज, ये छोटा सा पॉइंट आप लिख सकते हैं क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स हम लिख देंगे। वो इंश्योर करता है कि फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे उसमें फुल मार्क्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बशर्ते कि आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा हो। कल्चरल एक्सचेंज में हेल्प करता है। इंडिया का जो कल्चर है वो कई सारे देशों में फैला है सी रूट्स के थ्रू, कई सारे देशों का कल्चर इंडिया में भी आया है। और फिर एक तो जो सी है उस वो बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज जैसे कि फिश, सॉल्ट, ऑयल, नेचुरल गैसेस, इन ये सब तो हमें प्रोवाइड कराता ही है। सो एक आप लिख देंगे, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ओके, जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, सो एक तरह से इंडियन ओशन के ऊपर जो हमारी कंट्री सिचुएटेड है वो कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हेल्प करता है ट्रेड में। एक तो इंडियन ओशन ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलिया के साथ सी रूट्स के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे बनाने में हेल्प करता है। मिलिट्री एडवांटेजेस उसके हैं, कल्चरल एक्सचेंज में हेल्प करता है और हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। नाउ डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी पूरे तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन है, लोग compete करते हैं वोट पाने के लिए। पावर प्ले, पावर का खेल है, सत्ता का खेल है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, इसमें मोरालिटी की, नैतिकता का कोई स्कोप नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। सो एक दो तो पॉइंट्स आपको यहीं से ही मिल जाएंगे। जो डेमोक्रेसी है उसमें पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक तरह से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मेन फोकस उनका इलेक्शन जीतने पर रहता है, ना कि पब्लिक वेलफेयर पर। तो पहला पॉइंट आप लिख देंगे, पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में लीडर्स फोकस करते हैं मोर ऑन विनिंग इलेक्शंस, इलेक्शंस जीतने पर, ना कि इलेक्शंस ना कि पब्लिक दान ऑन पब्लिक वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर पर, वेलफेयर। तो उसके लिए फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, झूठे वादे करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, मनी को यूज़ करते हैं, कुछ अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं वोट्स पाने के लिए। देन इसमें मोरालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती है, मोरालिटी के लिए स्कोप नहीं है क्योंकि पावर में आने के लिए कई बार हमें अलायंस करना पड़ता है करप्ट लीडर्स के साथ, क्रिमिनल लीडर्स के साथ। ये शो करता है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स का में कोई भी एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है। इसमें आपको एक तरह से डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करना है। सो पावर गेन करने के लिए, टू गेन पावर, पार्टीज फॉर्म करती है अलायंसेस विद करप्ट एंड क्रिमिनल लीडर्स। सो मोरालिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये आप लिख देंगे। सो देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, अगर आप उनके साथ अलायंस नहीं बनाएंगे तो आप हार जाएंगे। सो मोरल वैल्यूज से ज़्यादा आपको ध्यान देना है जो इलेक्शंस हैं उनको जीतने पर। देन लोग मनी को, मसल पावर को यूज़ करते हैं वोट पाने के लिए। लीडर्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ मनी एंड मसल पावर, लोगों को डरा कर धमका कर वोट्स लेते हैं टू गेट वोट्स या फिर टू विन इलेक्शंस। एक डेमोक्रेसी में क्योंकि गवर्नमेंट बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट में, तो जो पॉलिसीज़ एक गवर्नमेंट ने बनाई है नेक्स्ट आकर उनको चेंज गवर्नमेंट आएगी, अगर दूसरी पार्टी की तो वो उनको चेंज कर देगी। पॉलिसीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब होती है, डेवलपमेंट प्लान्स जो पहली गवर्नमेंट ने बनाए थे वो पूरे नहीं हो पाते। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से, ड्यू टू frequent changes in government, there is
इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी भी आती है, एंड डिसरप्शन ऑफ पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्लान्स। और ये 4 पॉइंट्स हो गए। एक और अगर लिखना है तो लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है किसी भी गवर्नमेंट का, बहुत लंबे टाइम के लिए आप कोई पॉलिसीज नहीं बना सकते हैं क्योंकि आप श्योर ही नहीं है नेक्स्ट टाइम आप ही की गवर्नमेंट होगी या नहीं। देन लोगों को वोट्स देने के लिए मिसगाइड किया जाता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट कैंडिडेट्स को ही वो चूज़ कर पाए कि जो उन्होंने काम किए हैं उसके बेसिस पर, कई बार उनको कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, या फिर मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस करती है। ये 5th पॉइंट आपका हो सकता है। पब्लिक का जो ओपिनियन है वोट गेन करने के लिए कैन बी मिसगाइडेड। ओके, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं एक डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी में लीडर्स ज़्यादातर इलेक्शंस को जीतने पर फोकस करते हैं, ना कि पब्लिक वेलफेयर पर। पावर गेन करने के लिए पार्टीज अलायंस फॉर्म कर लेती है करप्ट और क्रिमिनल लीडर्स के साथ। जब दो पार्टीज कोलिजन की गवर्नमेंट बनाती है तो इलेक्शन से पहले दूसरी पार्टी के लोगों की बुराई कर रही होती है, बाद में उन्हीं के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। लीडर्स मनी और मसल पावर यूज़ करते हैं वोट्स गेन करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, तो जो पॉलिसीज़ एक गवर्नमेंट ने बनाई थी या जो उनके डेवलपमेंट के प्लान्स थे वो डिस्टर्ब होते हैं और पब्लिक ओपिनियन को इसमें मिसगाइड किया जाता है। नाउ सेक्शन ई, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब belonged mainly to the less prosperous sections of society। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो जनरली लेस प्रॉस्पेरस, मतलब जो बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, उस तरह के सेक्शन से बिलोंग करते थे सोसाइटी के। दे इंक्लूड, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड थे? स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। Their leader was Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore knee breeches. Okay, questions देखते हैं। Who were the members of Jacobin Club? Jacobin Club के members कौन थे? Jacobin Club के members less प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे। कौन थे में आप लिखेंगे दे इंक्लूडेड, उसमें स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस आर्ट का जो काम करते थे जैसे शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर वॉच बनाने वाले, प्रिंटर्स, फिर कुछ सर्वेंट्स भी थे और कुछ डेली वेज वर्कर्स भी थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। हु वॉज मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर? मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर कौन थे? वो लीडर थे जैकोबिन क्लब के, लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। Which type of dress was worn by the members of Jacobin Club? Jacobin Club के members किस तरह के कपड़े पहनते थे? वो पहनते थे लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, लंबे उनके ट्राउजर्स होते थे, स्ट्रिप्स होती थी उनके ऊपर, जैसे डॉक वर्कर्स, पोर्ट पर जो काम करते हैं वर्कर्स वो पहनते हैं। ये आप लिखेंगे सिर्फ इसमें। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब यूज्ड टू वेयर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। And why did the members of Jacobin Club wear this type of dress? क्यों वो इस तरह के ड्रेस पहनते थे? ताकि वो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो फैशनेबल सेक्शन था, स्पेशली नॉबल्स जो थे, जो नी यानी कि हाफ पैंट पहनते थे, उनसे अलग दिखाई दे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये और ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself as the chief executive of the country. Later, he changed the designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organizations and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. Okay, so जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक
मिलिट्री को मतलब जहां पर मिलिट्री फोर्सफुली पावर ले लेती है, कंट्रोल ले लेती है एक देश की सरकार का। तो 1999 में उन्होंने उनके अपने पावर को यूज करके गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फिर उन्होंने जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्ट की गई थी, मतलब वोट देकर जो सरकार चुनी गई थी, उसको ओवरथ्रो किया एंड खुद को डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का। उसके बाद में उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। फिर 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम निकाला, मतलब एक तरह से जिसमें डायरेक्टली लोग वोट कर सकते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए। और उनको कहा कि परवेज मुशर्रफ को 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है, लोगों ने ही दिया है वोटिंग के थ्रू कि 5 साल तक और वो सरकार चला सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने, डेमोक्रेसी के फेवर में जो लोग थे एक्टिविस्ट, उन्होंने कहा कि वो जो रेफरेंडम लिया गया था वो मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड पर बेस्ड था। अगस्त 2002 में उन्होंने इशू किया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसने वहाँ के संविधान को ही अमेंड कर दिया। पाकिस्तान के इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता था नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम? रेफरेंडम का क्या मतलब है? रेफरेंडम मतलब होता है डायरेक्ट वोट, जहाँ पर जितने भी इलेक्टोरेट है, मतलब जो लोग वोट कर सकते हैं, उनको पूछा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर प्रपोजल को, कोई प्रपोजल अगर आया है, कोई डिसीजन लेना है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। जब लोग उसके लिए वोट करते हैं उसको हम रेफरेंडम कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन और रीजन। रीड द स्टेटमेंट। ओके, असर्शन है पाकिस्तान नॉट कंसिडर्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री इवन आफ्टर हैविंग इलेक्शंस। हालांकि वहां पर इलेक्शंस हुए, लेकिन उसके बाद भी हम पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अल्टीमेट जो पावर थी वो तो प्रेसिडेंट यानी कि जनरल मुशर्रफ के हाथ में थी। इलेक्शंस के बाद भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन तो हुए, लेकिन फाइनल पावर रेस्टेड विद जनरल मुशर्रफ एंड मिलिट्री ऑफिसर्स। तो रीजन, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को। ई एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। आफ्टर द passage of the blank, elections were held to national and state assemblies after the passage of legal framework order. लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के पास करने के बाद हुए थे ना, प्रोविंस कैन डिसमिस। हाँ ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो असेंबलीज को भी डिसमिस कर सकते हैं। व्हाट डज द गिवन सोर्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ विच फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? ये जो सोर्स पैसेज आपको गिवन है, इससे आपको क्या पता लगता है कि डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? डेमोक्रेसी फ्री और फेयर इलेक्शंस पर बेस्ड होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। लोगों ने जिन्हें इलेक्ट किया है उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, ना कि किसी मिलिट्री के हेड के पास। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। डेमोक्रेसी में एडल्ट को 1 वोट होता है। ओके, नेक्स्ट। ये सभी क्वेश्चंस हैं हिंदी में। सेक्शन ई, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। त्रिपुरा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। इजी है, 3 स्टेट्स आपको बताने हैं। देखिए, ये है त्रिपुरा, स्टेट ऑफ त्रिपुरा। देन ये है आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये है पंजाब। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 9th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।